जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का MJC 3 जो कि हिस्ट्री है। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव जो भी 6 यूनिट में बनते हैं, जितना भी बनेंगे उस सब में आज हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जिसमें यूनिट फर्स्ट में जैसे कि है 4 सब्जेक्टिव है। इसके बाद सेमेस्टर यूनिट 2 में भी 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसी तरह ऑब्जेक्टिव आप लोगों का हम करा दिए, जो कि 100 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन के अलावा और कहीं से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप उस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा। उसका नीचे लिंक डाल देंगे और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आपको उसमें देखना है तो इस पहले क्लास का देखना पड़ेगा। सेमेस्टर थर्ड का जो भी ऑब्जेक्टिव करवाएं, ऑब्जेक्टिव गारंटी है कि वो आएगा। 2 क्लास में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एक सब्जेक्टिव का क्लास और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव का क्लास, जो कि हम पहले ही ऑब्जेक्टिव का करवा दिए हैं। तो इसके लिए आप लोग निश्चित होकर उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद चलिए इसको अब शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि यूनिट फर्स्ट में कितने सब्जेक्टिव बन सकते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में स्रोत, इतिहास लेखन और प्रागैतिहासिक भारत। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों जैसे धार्मिक और वैज्ञानिक के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसमें दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पुरापाषाण और नवपाषाण की संस्कृति की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। आपको ये सब एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आप लोग पहले से ही तैयारी मजबूत बना के रखें और एग्जाम में जाकर अपनी पूरी क्षमता के साथ वहाँ लिख सकते हैं। और इसके तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच संबंध के विवाद पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखें, जो कि हम आगे वीडियो में कराने वाले हैं। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांतों और इसकी निरंतरता पर चर्चा कीजिए। इसके बाद है यूनिट दूसरा में है आर्यन सभ्यता। यूनिट 2 में जो है आर्यन सभ्यता से भी 4 क्वेश्चन नंबर लिए हुए हैं। इसमें पहला 5वां क्वेश्चन है, आर्यन आक्रमण का सिद्धांत एक मिथक है। इस कथन के आलोक में आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास जो है लगभग 50 मिनट का होगा। अगर आप लोग पूरी शिद्दत और लगन के साथ ये पूरा क्लास शुरू से लेकर अगर अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अलावा आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा अगर सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो चलिए इसके बाद है छठा क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, वैदिक धर्म और दर्शन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में महाकाव्यों जैसे रामायण महाभारत की ऐतिहासिकता और उनके प्रभाव का वर्णन करें। इसके बाद उसी तरह है थर्ड यूनिट में है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य युग तक। इसमें हम जो भी लिए हुए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य युग तक लिए हैं। इसमें से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के उत्कर्ष के उत्तरदायी कारकों का विवरण दीजिए। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के सामाजिक आर्थिक कारणों की व्याख्या करें। वह हम पढ़ने वाले हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सामाजिक आर्थिक कारण क्या थे, उनका भी हम व्याख्या किए हुए हैं क्लास में। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख प्रशासन था तो उसका भी हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद है 12वां नंबर, अशोक का धर्म क्या था।
आज हम पढ़ने वाले हैं कि अशोक का धर्म क्या था और मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहाँ तक जिम्मेदार है, और पढ़ने वाले मौर्य साम्राज्य के जो पतन हुआ उसके लिए अशोक कहाँ तक जिम्मेदार है। उसके बाद चौथा यूनिट में जो दिया हुआ है, चौथा में दिया है कि इकाई सॉरी चौथा यूनिट में दिया है कि उत्तर मौर्य काल में कुषाणों के सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान का वर्णन करें। उ, उसके बाद हम पढ़ेंगे शुंग और सातवाहन काल में कला और वास्तुकला के विकास की विवेचना कीजिए। इसके उसी में चौथा यूनिट में है कि संगम युग की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर निबंध लिखिए। इसके बाद है 16वां नंबर प्राचीन भारत के विदेशी व्यापार पर उत्तर मौर्य काल के संदर्भ में चर्चा करें। उसके बाद 5वां यूनिट में दिया हुआ है शाही गुप्त। शाही गुप्त से भी 4 क्वेश्चन है। इसमें है गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, इस कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों और उनकी विजय नीतियों का मूल्यांकन करें। इसके बाद है 19वां नंबर गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और 20वां क्वेश्चन है गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी और साहित्य के क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रारूप नजर डालिए। इसके बाद है लास्ट यूनिट से छठा यूनिट से दक्षिण भारतीय इतिहास, जिसे हम संगम युग कहते हैं। इसमें है 21वां नंबर क्वेश्चन संगम युग संगम साहित्य के आधार पर प्राचीन दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। इसमें 22 नंबर क्वेश्चन है चैर चौल और पांड्य राज्यों के उदय और उनके आपसी संघर्षों की विवेचना कीजिए। इसके बाद 23 नंबर है प्रारंभिक चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। आज मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये शुरू से लेकर अगर अंत तक क्लास पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो आपको कहीं भी दूसरे वीडियो में भटकना नहीं पड़ेगा, जो कि एक वीडियो में हम पूरा निचोड़ निकाल के लाए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सेमेस्टर थर्ड में आपका हिस्ट्री है तो आप लोग पूरा क्लास कीजिए, अगर चौथा सेमेस्टर है तो भी कीजिए, क्योंकि ये जो भी हम लाए हैं क्वेश्चन ये एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप लोग जरूर से जरूर तैयार रहें कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जो कि 10 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, लेकिन 80% नंबर लाना है तो इसको पूरा क्लास जरूर करें। जो कि एक क्लास हुआ है ऑब्जेक्टिव का, दूसरा क्लास सब्जेक्टिव का। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है साहित्यिक स्रोतों का महत्व धार्मिक और वैज्ञानिक। साहित्यिक स्रोतों का महत्व क्या है धार्मिक में और वैज्ञानिक में। प्राचीन भारतीय इतिहास के सॉरी प्राचीन भारतीय साहित्य केवल प्रार्थना का संग्रह नहीं है। प्राचीन जो भारतीय साहित्य है केवल प्रार्थनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस समय के बौद्धिक विकास का कार्य प्रमाण है, बल्कि उस ये जो उस समय का बौद्धिक विकास का प्रमाण है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत वैद हमें आर्यों के सप्त सिंधु क्षेत्र में बसने की जानकारी देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांडों को समझाते हैं। वैद हमें आर्यों के सप्त सिंधु क्षेत्र में बसने की जानकारी देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है कर्मकांडों को समझाते हैं, जबकि उपनिषद उपनिषद दर्शन की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और जैन आगम हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों और व्यापारिक मार्गों का विवरण देते हैं। ये हमें क्या देते हैं, जैन धर्म आगम हमें 26वीं शताब्दी से ईसा पूर्व के गणराज्यों और व्यापारिक मार्गों का विवरण देते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक स्रोत। वैज्ञानिक स्रोत यह हिस्सा अक्सर टूट जाता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी के गोल होने और ग्रहण के कारणों को समझाया। आर्यभट्ट ने क्या किया था, जो सूर्य सिद्धांत जो है वह उसी में पृथ्वी के गोल होने और ग्रहण ग्रहण के कारणों को समझाया था। उसके बाद
वहार मिहिर ने खगोल विज्ञान पर पंच सिद्धिकता लिखी। वहार मिहिर ने क्या लिखे तो खगोल विज्ञान पर पंच सिद्धांतता लिखी। उसके बाद सुश्रुत ने शल्प चिकित्सा के जनक ने उस समय की सर्जरी और उपकरणों का वर्णन किया। वर्णन किसने किया? जो सुश्रुत। उसके बाद ये स्रोत बताते हैं कि भारत में प्रयोग और तर्क की पुरानी परंपरा है। यही सब स्रोत जो है वैज्ञानिक स्रोत और ऊपर में जो था धार्मिक स्रोत, ये स्रोत हमें बताते हैं कि प्रयोग और तर्क की पुरानी परंपरा रही है। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है पुरापसन वनम नवपसन। पुरापसन और नवपसन में क्या अंतर है? मानव के शिकारी से निर्माता बनने का सफर इन दो चरणों में दिखता है। मानव से जो शिकारी निर्माता बनना है वो दो चरणों में दिखता है। पहला पुरापसन काल, जो पुराना पत्थर युग होता है। इस समय का मानव खाना बदोश था। वह क्वाइटजाइट जैसे सख्त पत्थरों के बड़े औजार जैसे कुल्हाड़ी, हस्त कुठार बनाता था। भीम बेटका की गुफाओं के चित्र उनकी जीवन शैली का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो भीम बेटका की गुफाएं। इनके बाद नवपसन नया पत्थर। इसे क्रांतिकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पहली बार अस्थाई बस्तियां जैसे मेहरगढ़ दिखाई दी। मनुष्य ने खेती जैसे गेहूं जो करना शुरू किए और मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया ताकि अनाज रखा जा सके। पत्थर के औजार अब बहुत छोटे और अत्यधिक धारदार हो गए। पूरा पसंद काल का ये दोनों का अंतर है कि जो नवपसन काल हुआ वो उसमें व्यक्ति लोग अपना खेती गृहस्थी करने लगे, जैसे गेहूं जो उपजाने लगे और मिट्टी के बर्तन का निर्माण करने लगे और उसी में अपना अनाज रखा करते थे। और जो पूरा पसंद काल है उसमें खानाबदोश था। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जंगली जानवर उसी प्रकार जो पहले रहते थे जंगल में मनुष्य सब, वही होता है पूरा पसंद काल। और नवपसन काल में व्यक्ति सब खेती करने लगते थे। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती और वैदिक सभ्यता का विवाद। तो सिंधु सरस्वती और वैदिक सभ्यता का क्या विवाद था? इतिहासकारों के बीच सबसे बड़ी बहस इस बात पर कि क्या ये दोनों संभव सभ्यताएं एक ही थी। तो पहले जो यहाँ भी इतिहासकारों में बहुत बड़ा बहस हुआ था कि ये दोनों तो सभ्यताएं एक ही तो नहीं है। इसके बाद तर्क वन में था। तर्क वन जो है वो अलग है। ये तर्क वन जो निकलता है ये इन दोनों बहस के बीच वो बताता है कि अलग है। तो सिंधु सभ्यता शहरी थी जहाँ पक्की ईंटें के घर और ड्रेनेज सिस्टम था। सिंधु सभ्यता जो बताती है कि शहरी जो है वहाँ पक्की दीवारें थी। और उसके बाद जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। और जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता क्या थी? वो पक्की ईंटें की दीवारें थी। इसके बाद सिंधु लोग लोहे और घोड़े से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक आर्यों के लोग ये दोनों महत्वपूर्ण थे। सिंधु लोग जो थे वो लोहे और घोड़े से परिचित नहीं थे और जबकि वैदिक जो था वह दोनों से परिचित थे। इनके बाद दूसरा जो तर्क निकल के आता है वो होता है कि तर्क समानता। तर्क दूसरा जो है समानता। सरस्वती नदी के तट पर सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल राखी गढ़ी बनावली मिले हैं। ऋग्वेद में भी सरस्वती को सबसे पवित्र नदी नतिमा कहा गया है। इसे कहा गया है? ऋग्वेद में भी सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। अगर पूछ सकता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है, तो आप लोग बताना। आप लोग जरूर जानते हैं सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी है। उसके बाद हाल ही में हुई खुदाई जैसे सिनाली में मिले रथों और हथियारों से इस बहस को और तेज कर दिया। हाल ही में जो खुदाई हुआ है उसी से और हथियारों ने बहस को तेज कर दिया है कि शायद वैदिक काल और सिंधु काल के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं थी। ये जो तर्क टू निकल के आया हुआ आया कि वैदिक काल और सिंधु काल के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं थी। इसके बाद चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन और निरंतरता। तो सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ और उनकी निरंतरता क्या है। यह सभ्यता खत्म नहीं हुई बल्कि बदल गई है। ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता यह अभी खत्म नहीं हुई है, यह बदल गई है। ये इसका पतन का पहला कारण है। कारण आधुनिक शोध बताते हुए कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून कमजोर हुआ, जिससे खेती प्रभावित हुई। सरस्वती नदी के सूखने से लोगों को गंगा के मैदानों की ओर विस्थापित होना पड़ा। सरस्वती नदी के जो सूखने पर वहां के निवासियों को गंगा नदी के मैदानों में भी विस्थापित होना पड़ा। मोहनजोदड़ो में मिले बाढ़ की परतें जल प्रलय का संकेत देती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है निरंतरता। निरंतरता शहरों के नष्ट होने के बावजूद उनकी सांस्कृतिक विरासत बनी रही। शहरों के जो नष्ट हो गए उनकी संस्कृति विरासत बनी रही। आज भी हम जिन मापदंडों जैसे नापतोल, आभूषणों की शैली और धार्मिक प्रतीकों जैसे स्वास्तिक और पीपल की पूजा का उपयोग करते हैं कि जो जड़ें हैं वो सिंधु सभ्यता में ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। आपको लिखना है इसमें, आप और ज्यादा से ज्यादा विस्तार से लिख सकते हैं। आपको एक पॉइंट भी याद है तो उसको विस्तार से लिख सकते हैं एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आर्य आक्रमण का सिद्धांत एक मिथक है। आर्य जो आक्रमण का सिद्धांत है एक मिथक है। आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण। तो चलिए इसमें देखते हैं पहले है आर्यों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में लंबे समय से विवाद रहा है। ये जो आर्यों की उत्पत्ति को लेकर है इतिहासकारों में सब लंबे समय तक विवाद रहा है। पहले यह माना जाता था कि आर्य बाहर से आक्रमण करके भारत आए। ये पहले इतिहासकारों का मानना था कि आर्य जो है वह बाहर से आक्रमण करके भारत आए। लेकिन आधुनिक शोध इस मत को स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो आधुनिक शोध है जो वह इन मत को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आज आर्यन आक्रमण सिद्धांत को एक मिथक माना जाता है। इसलिए आज एक आर्य समाजों को क्या माना जाता है तो वो एक मिथक माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले आर्य आक्रमण सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आकर भारत पर आक्रमण कर बसे। यह सिद्धांत अब कमजोर माना जाता है क्योंकि इसके पक्ष में ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं। इनके पक्ष में जो है ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके बाद आर्य आगमन सिद्धांत सामने आया। इसके अनुसार आर्य धीरे धीरे भारत आए और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बसे। यह मत आक्रमण की बजाय शांतिपूर्ण आगमन की बात करता है। ये जो आक्रमण की बात करता है वो आक्रमण की नहीं बजाय शांतिपूर्ण आगमन की बात करता है। इसके बाद एक अन्य मत स्वदेशी आर्य सिद्धांत है। इसके अनुसार आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। एक और मत निकल के आता है कि आर्य जो है वो भारत के ही मूल निवासी थे और यही से अन्य क्षेत्रों में फैले। इस मत के समर्थन में वैदिक साहित्य में भारत की नदियों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है आर्य समाजों का, आर्य आक्रमणों का। आज अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत सही नहीं है। ये जो आक्रमण है वो सही नहीं है। आर्यों का आगमन या विकास एक जटिल और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी, ना कि अचानक आक्रमण। इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है वो आक्रमण सिद्धांत वो धीरे धीरे आता है, ना कि अचानक आक्रमण करता है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना तुलनात्मक अध्ययन। तो इसमें पॉइंट प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इसमें जो अंतर है ये दोनों में प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल में ये अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था सरल थी। क्या थी? सरल थी व्यवस्था प्रारंभिक काल में। और
राजा जनजाति का प्रमुख होता था। जो वहाँ के राजा थे वही जनजाति का प्रमुख होता था। और सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा की सहायता करती थी। राज्य छोटे थे और शासन जनजातीय थी। राज्य छोटे थे लेकिन शासन जो थे वो जनजातीय थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था अधिक विकसित हो गई। राजतंत्र मजबूत हुआ और राजा की शक्ति बढ़ी। बड़े राज्य बने और कर व्यवस्था विकसित हुई। उसी समय कर व्यवस्था भी विकसित हुई और सभा और समिति का महत्व कम हो गया। सभा और समिति का जो था महत्व बहुत ही कम हो गया। इसके बाद है सामाजिक दृष्टि से प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। प्रारंभिक दृष्टि से वह वैदिक काल वर्ण व्यवस्था बहुत ही लचीली थी। समाज अपेक्षाकृत समानता पर आधारित था। तो समाज कहाँ आधारित था? तो अपेक्षाकृत समानता पर। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और उन्हें शिक्षा एवं यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था। जो वैदिक काल था उसमें शिक्षा और यज्ञों में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। भाग लेने का भी अधिकार था महिलाओं को। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। उत्तर वैदिक काल आते ही वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा। उसी समय ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा। महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। उसके बाद जब वैदिक काल था तो उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी और जैसे ही उत्तर वैदिक काल में उसकी स्थिति कमजोर होने लगी। समाज अधिक असमान असमान हो गया। समाज जो है अधिक असमान हो गया। उसके बाद इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में प्रारंभिक वैदिक काल सरल और जनजातीय था जबकि उत्तर वैदिक काल जटिल और संगठित समाज की ओर बढ़ा। इस वैदिक काल में प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा और यज्ञों में शामिल होने की मंजूरी दी गई थी जबकि उत्तर वैदिक में महिलाओं की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। इसके बाद चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां नंबर में है वैदिक धर्म और दर्शन की मुख्य विशेषताएं। वैदिक धर्म भारतीय धार्मिक परंपरा की आधारशिला है। इसकी मुख्य विशेषता प्रकृति पूजा और यज्ञ थी। वैदिक धर्म जो था उनकी मुख्य विशेषता था पूजा और यज्ञ। वैदिक धर्म में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। जो वैदिक धर्म था उसमें इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम जैसे देवताओं की पूजा की जाती। सोम जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। यज्ञ को धार्मिक जीवन का केंद्र माना गया। प्रारंभिक वैदिक धर्म सरल था और इसमें कर्मकांड कम थे और इसमें जो कर्मकांड थे वह बहुत ही कम थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में धर्म अधिक जटिल हो गया। उत्तर वैदिक काल जो है उस समय धर्म बहुत ही जटिल हो गया। ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ी और कर्मकांड पर जोर दिया गया। इसी काल में उपनिषदों का विकास हुआ। इसी काल में जो है उपनिषदों का भी विकास हुआ। अब वैदिक दर्शन में आत्मा, ब्रह्मा, कर्म और मोक्ष जैसे विचार उभरे। उसी समय मोक्ष जैसे विचार उभरे और उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया। इसके बाद इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में वैदिक धर्म कर्म, यज्ञ और दर्शन का समन्वय है जिसने आगे चलकर भारतीय दर्शन को दिशा दी। वैदिक धर्म कर्म और यज्ञ और दर्शन का समन्वय है जिसे आगे चलकर भारतीय दर्शन को दिशा दी गई। इसके बाद है नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत के ऐतिहासिक एवं प्रभाव। ऐतिहासिकता क्या थी और उनके प्रभाव क्या थे? रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति के महान महाकाव्य है। ये भारत रामायण और महाभारत जो है भारत के सांस्कृतिक में महान महाकाव्य है। इनमें ऐतिहासिक तत्वों के साथ साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी मिलती है। ऐतिहासिक तत्वों के साथ साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी मिलती है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन का वर्णन है। रामायण में जो है पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन का वर्णन है। इसमें तत्कालीन समाज
राज्य व्यवस्था और पारिवारिक मूल्यों को झलक मिलती है। रामायण जो है उसमें पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन का वर्णन किया गया है, जिसमें तत्कालीन समाज, राज्य और व्यवस्था के पारिवारिक मूल्यों की झलक मिलती है। इसके बाद है महाभारत। महाभारत में कुरु कुरु वंश का संघर्ष और धर्म तथा अधर्म का संघर्ष दिखाया गया है। जो महाभारत में जो है कुरु वंश और संघर्ष जैसे धर्म तथा अधर्म का संघर्ष दिखाया गया है। इसमें राजनीति, समाज और युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। इसमें वास्तविक युद्ध का वर्णन मिलता है इस ये महाभारत में। इसके बाद इन महाकाव्यों की ऐतिहासिकता पर विवाद है, लेकिन यह निश्चित है कि यह तत्कालीन समाज को समझने में सहायक है। भारतीय समाज, धर्म, नैतिकता और संस्कृति पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। तो चलिए इन दोनों का अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में है, रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के निर्माण इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो दोनों ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के उत्कर्ष के कारण। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। उस समय जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली था। इसके उत्कर्ष के पीछे कई कारण थे। मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल थी। गंगा, सोन और चंपा नदियों के कारण कृषि और व्यापार का विकास हुआ। तो कृषि का विकास कैसे हुआ? गंगा नदी, सोम और चंपा नदियों के कारण ही कृषि और व्यापार का विकास हुआ। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। वहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, जिससे राज्य को पर्याप्त राजस्व मिला। क्योंकि उसको जो वहाँ की भूमि जो है उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ के राज्य को पर्याप्त राजस्व मिला। मगध में लोहे की खदानें उपलब्ध थी। मगध जो थी वहाँ लोहे की खदानें उपलब्ध थी, जिससे मजबूत हथियार और औजार बनाए जाते थे। इससे सैन्य शक्ति बढ़ी। राजगिरी और पाटलिपुत्र जैसे नगर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थे। इसके बाद है मगध के शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्नंद अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई और अस्थायी सेना रखी। उसी समय अस्थायी सेना रखी। इसके बाद है, इसके साथ ही कुशल प्रशासन और कर व्यवस्था के मगध को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। इसका अब निष्कर्ष निकल के आता है कि भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, शक्तिशाली शासक और मजबूत सेना ने मगध को सर्वोच्च शक्ति बना दिया। वहां की जो मजबूत सेना थी उसी से सर्वोच्च शक्ति बना दिया। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अगर आप लोग पूरा क्लास करते हैं शिद्दत के साथ, तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कर सकता हूं कि इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। बल्कि आप लोग पूरा क्लास को करना पड़ेगा। तब ये नहीं कि आप 2 मिनट देखें और चल गए, इससे आपका ही घाटा है, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। अगर आप लोग दूसरे का भी क्लास चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट का क्लास आप लोग चाह रहे हैं, ताकि मैं अगला क्लास आप लोगों के कमेंट पर ही ला सकूं। तो चलिए अब क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म के उदय के सामाजिक आर्थिक कारण क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का उदय तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम था। उस समय बौद्धिक धर्म में जटिल कर्मकांड और यज्ञ बढ़ गए थे। उसी समय जो है वैदिक धर्म में जटिल कर्मकांड और यज्ञ बढ़ गए थे, जिन पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार था। उन समय किनका अधिकार था? तो ब्राह्मणों का। इससे सामान्य लोग असंतुष्ट थे। जो सामान्य लोग थे वह असंतुष्ट थे। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी और शूद्रों और निम्न वर्गों को धार्मिक अधिकार नहीं दी जाती थी। जो छोटे धर्म के लोग थे उन्हें बहुत ही नीचा दिखाया जाता था। उनके बाद बौद्ध और
जय